प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारा सा लवली लवली प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साइंस संग्रह अनुसार। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है बिहार का नंबर 1 ट्रस्टेड विश्वसनीय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस संग्रह। जिसका मतलब बिहार के लाखों बच्चों के दिल में बसने वाला ये प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से काफी बच्चे अपनी पढ़ाई को बेहतर किए जा रहे हैं, पहले भी किए हैं और लगातार सिलसिला जारी है बेहतर एजुकेशन प्राप्त करने का। प्यारे साथियों, मैं आपका अपना प्यारा साथी, बड़ा भाई, आपका शिष्य गुरु और आपका एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड कह सकता हूं, आपका एक बड़ा भाई कह सकता हूं। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जुड़ जाए सभी लोग और एक बार शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि तमाम बच्चे जुड़ जाएंगे और फिर फाइनली हम लोग चीजों को स्टार्ट कर पाएंगे। आज हमारी हिंदी की पहली क्लासेज है जिसमें हम लोग मजेदार तरीके से चीजों को पढ़ने वाले हैं। यस, बहुत सुंदर बच्चों, जुड़ जाएंगे फटाफट से और एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारा सा लवली लवली प्लेटफॉर्म जिसका नाम है साइंस संग्रह अनुसार। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है बिहार का नंबर 1 ट्रस्टेड विश्वसनीय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस संग्रह। जिसका मतलब बिहार के लाखों बच्चों के दिल में बसने वाला यह प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से काफी बच्चे अपनी पढ़ाई को बेहतर किए जा रहे हैं, पहले भी किए हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है बेहतर एजुकेशन प्राप्त करने का। प्यारे साथियों, मैं आपका अपना प्यारा साथी, बड़ा भाई, आपका शिष्य गुरु और आपका एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड कह सकता हूं, आपका एक बड़ा भाई कह सकता हूं। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जुड़ जाएंगे सभी लोग और एक बार शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि तमाम बच्चे जुड़ जाएंगे और फिर फाइनली हम लोग चीजों को स्टार्ट कर पाएंगे। और आज हमारी हिंदी की पहली क्लासेज है जिसमें हम लोग मजेदार तरीके से चीजों को पढ़ने वाले हैं। यस, बहुत सुंदर बच्चों, जुड़ जाएंगे फटाफट से और एक बार सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएंगे। यस यस यस, ग्रेट बच्चों। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। और आज हमारा सबसे पहला हिंदी व्याकरण का सेशन है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार को, क्योंकि हिंदी यहीं से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हमें वर्ण के बारे में सीखना बहुत जरूरी होता है। इससे पहले भाषा वगैरह को लेकर के तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो प्यारे बच्चों, 2025 में जो भी बोर्ड परीक्षा होगा उसमें धमाल मचाना है और संकल्प हमने ले लिया है। अब संकल्प आपको भी लेना है कि आपको भी हमारे साथ मिल करके जी तोड़ मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करना है और 2025 बोर्ड परीक्षा में बेहतर करना है, बेहतर से भी बेहतर करना है। ठीक है जी बच्चों? यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हिंदी ग्रामर का पहला लेक्चर जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है आप सभी लोग परिचित होंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके क्लास 12th हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? वर्ण विचार आपको पढ़ना है बच्चों। क्या पढ़ना है? वर्ण विचार पढ़ना है, ये देख लीजिए। उसके बाद शब्द विचार पढ़ना है, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, वाक्य विचार, रस, अलंकार, पत्र लेखन, संक्षेपण लेखन, निबंध लेखन। रस से जो भी सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये टॉपिक है बच्चों जो आपको हिंदी व्याकरण के अंदर पढ़ना है और इसकी पूरी जिम्मेवारी आपके अन्नू सर के कंधे पे है और ये जिम्मेवारी हम पूरी निष्ठा के साथ बखूबी निभाएंगे आपके साथ और खूब मेहनत करेंगे बच्चों। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा बात है वर्णमाला। देखो, वर्ण तो आप सभी लोग जानते हो कि जिसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं, जो अब नहीं टूट सकता है, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अक्षर, अक्षर
अब आप सोचो, अक्षर वर्ड को आप देखिएगा जरा, अक्षर जो वर्ड है बच्चों, आप इसको देखिए, अक्षर जिसको क्षरित न किया जा सकते, जिसको क्षरण नहीं किया जा सकता हो, वही अक्षर कहलाता है, वर्ण कहलाता है। अब खंडित न किया जा सके, अब नहीं तोड़ा जा सके, उसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? उसको कहते हैं अक्षर। और वर्ण का जो भी क्रमबद्ध समूह होता है बच्चों, उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं, जिसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अब वर्ण में जैसे हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो हमारे पास मान लो अ को आप नहीं तोड़ सकते, अ को आप नहीं तोड़ सकते हैं। क्या तोड़िएगा? नहीं टूटेगा। आ नहीं टूट सकता, ई नहीं टूट सकता, वह अपने आप में सबसे छोटी यूनिट है, वह अपने आप में बहुत ही छोटा है, इसलिए हम उसको वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिसको खंडित न किया जा सके उसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे, जिसको खंडित नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण को हम क्या करेंगे? एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सीक्वेंस में सजाते हैं, तो उसको कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये पूरा हिंदी के अंदर वर्णमाला कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? 52। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52। और उन 52 को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि वो 52 कौन कौन से होते हैं। तो जिसका खंडित नहीं किया जा सके, जिसको नहीं तोड़ा जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अ आ ई कुछ भी, क का, ये सब कुछ क्या है बच्चों? वर्ण है। अब हम लोग इसको अलग अलग आधार पे वर्गीकृत करेंगे, अलग अलग आधार पे बांटेंगे भी। उससे पहले आप लोग जरूर चैट सेक्शन में बताते रहिएगा। वेरी गुड बच्चों, आ जाइए। देखिए सबसे पहला आ हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री ए ओ औ, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों स्वर वर्ण। क्या कहते हैं इसको? स्वर वर्ण कहते हैं। अंग अह जो होता है अयोग वाह कहलाता है। मतलब पूरा का पूरा अ आ ई खत्म हो गया। अ आ हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री ए ओ औ, ये स्वर वर्ण में आता है। अंग अह अयोग वाह कहा जाता है। इसके बाद आप देख लो बच्चों, क ख ग घ अंग, इस पूरे वर्ग को हम लोग कहते हैं कवर्ग। क्या कहते हैं? कवर्ग। क्या कहते हैं बच्चों? कवर्ग। अब ये मत सोचना कि सर क ख ग पढ़ रहे हैं, भाई वर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से सवाल बनता है, यहां से सवाल भी पूछा जाता है। क ख ग घ अंग कवर्ग कहलाएगा। च छ ज झ य च वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? च वर्ग। ट ठ ड ढ ड़ क्या कहलाएगा? ट वर्ग। त थ द ध न क्या कहलाएगा? ट वर्ग। प फ ब भ म प वर्ग। यानी कचट तप, क्या कहेंगे? कचट तप। तो क च ट त प, क च ट त प, क वर्ग कहने का मतलब कि पूरा का पूरा क वाला श्रेणी, पूरा का पूरा वर्ग क का होगा। क ख ग घ अंग। च वर्ग का मतलब च छ ज झ य। ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ड़। इसी प्रकार से त वर्ग त थ द ध न प फ ब भ म, ये हो जाएगा प वर्ग का। तो कचट तप ये पूरा का पूरा 25 हो गया। 5 10 15 20 25। इस 25 को हम लोग कहते हैं बच्चों स्पर्श व्यंजन। हम लोग वैसा भी अभी देख रहे हैं सिर्फ, लेकिन अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। यरा लव को हम लोग कहते हैं अंतः अस्थ, श श श श यानी कि तलाबी स मूर्धनी श दंती स ह, इसको हम लोग कहते हैं उष्म व्यंजन वर्ण। छ त्र ज्ञ स्र को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण। और ड़ ढ को क्या कहते हैं हम लोग? द्विगुण व्यंजन। अब अगर आप टोटल को टोटल जोड़ो, इधर आप काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 2 13, 13 25, 25 3 28 10 38, 38 4 32, 4 36, 4 40, और कहीं छूट रहा है, एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। 11 2 13, 13 और 25 कितना हो गया? 25 और 3 28, 10 38 हो गया ना। 38 4 42 हो गया। 38 और 4 42, 42 4 46, 46 4 50, 50 और 2 52। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई बच्चों?
52 हो गया। कितना हो गया? 52। अब आइए वर्ण के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जानते हैं। हम लोगों ने तो वर्ण के बारे में पढ़ लिया कि वर्ण उसे कहते हैं जिसको अब नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, अब उसे आप नहीं तोड़ सकते हैं। सबसे छोटी यूनिट, एकदम लास्ट वाली जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसको क्या कहते हैं? कोशिका। तत्वों का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तत्वों का सबसे सूक्ष्मतम कण जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, उसको क्या कहते हो? परमाणु कहते हो। उसी प्रकार से यहां पर जो सबसे छोटा होगा, जिसको हम क्षरित नहीं कर सकते, अक्षर, मतलब नहीं किया जा सके, खंडित नहीं किया जा सके, तोड़ा नहीं जा सके, उसको वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण की शादी हुई, कितने पुत्र हुए इसके? तो वर्ण के दो भेद हो गए, एक को कहते हैं स्वर वर्ण और दूसरे को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हो गया और दूसरा क्या हो गया बच्चों? व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण को अंग्रेजी में आप वॉवेल कहते हैं और इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। किसको? व्यंजन वर्ण को। अब स्वर किसको कहा जाता है? अब आप जब स्वर वर्ण की बात करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं इसके नाम के अंदर स्व है। स्व का मतलब आप समझिएगा, मैं आपको समझाने के लिए, याद करने के लिए सिर्फ बता रहा हूं। स्व का मतलब क्या हो गया? स्व का मतलब अपना, अपने ऊपर जो निर्भर है, जो किसी और पे निर्भर ना हो, पराये पे निर्भर ना हो, जो किसी और के सहारे ना चले। अब अगर आप अ उच्चारण करते हैं तो क्या आप सोचिए जरा, अ को जब आप बोलते हैं तो क्या किसी और भी वर्ण का सहारा लेना पड़ता है क्या? कोई और वर्ण का सहारा लेना पड़ता है क्या? यस और नो? नो, नहीं लेना पड़ता है। लेकिन जब आप क बोलते हैं ना, क, तो क में अ आता है। क में क्या आता है? अ आता है। लेकिन जब आप अ बोलते हैं तो अ में क नहीं आता है। यानी हमारे सामने दो लोग खड़े हैं, इसके उच्चारण के लिए किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसका उच्चारण के लिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है। समझ गए सभी बच्चे? अच्छा अच्छा, पवन, अरे लव यू पवन जी, थैंक यू सो मच। अभी आप देख रहे हैं एग्जाम के बाद भी हमें, ये बहुत अच्छी बात है। हमें बेहद खुशी है कि आप लोग अभी भी इस चैनल को प्यार करते हैं और प्यार करते रहना है जी, प्रेम देते रहना है बच्चों, खूब प्रेम देते रहना है। चलिए, तो यहां पर देखो बच्चों, एक ऐसा मिला जिसको जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उस टाइम पे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सहारा किसी और का नहीं कि बोलने के लिए। क में आ रहा है, का बोलने में आ रहा है, की बोलने में भी ई आ रहा है। तो एक ऐसा मिला जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है और दूसरा ऐसा मिला जो किसी दूसरे पर निर्भर है। तो स्वर वर्ण की जब भी बात होगी, स्वर वर्ण ये कहता है, स्व मतलब स्वतः, स्व मतलब स्वतः, जिनका उच्चारण स्वतः होता हो उसे स्वरवर्ण कहते हैं। उसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे भैया आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये टोटल नंबर हमारा हो जाता है 11। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? कि स्वर वर्ण 11 होते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है बच्चों? चैट सेक्शन में फटाफट से बता देंगे एक बार, चैट सेक्शन में एक बार फटाफट से बता देंगे सभी बच्चे, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 कहना है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। जिसका उच्चारण स्वतः होता हो, हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्वर वर्ण मतलब टोटल सिर्फ यही होते हैं, अंग और अह, वो अयोग वाह में आते हैं। स्वर में हमारे पास प्योर अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यही आएगा। अब इसमें हम लोग इसको बांटेंगे तो दो भाग में बांटेंगे। इसमें हम लोग इसको कितने भाग में बांटेंगे बच्चों? दो भाग में बांटेंगे। एक हमारा बड़ा वाला जो हम कह रहे हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस प्रकार से हम एक बार चलते हैं। तो हमारे पास छोटा वाला आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
हर्स्व स्वर कहते हैं, और बड़ा वाला को क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर का मतलब क्या होगा? जो भी छोटा वाला होगा, इसमें अ हो गया, छोटी वाली ई, छोटा वाला उ हो गया, और री हो गया। अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये हो गया। उसके बाद दीर्घ में जो बचा, जो भी दीर्घ में बच रहा है बड़ा वाला, उसको रख लेंगे। बड़ा वाला आ, बड़ी वाली ई, दीर्घ उ, ए ओ और औ, ये हमारा दीर्घ स्वर कहलाएगा। दीर्घ का मतलब बड़ा, और हर्ष का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? छोटा। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये बहुत आसान चीज है, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। अब स्वर वर्ण का जो भेद था, जिसमें हमने आपको ये वाला बता दिया, उच्चारण के आधार पे हम लोग इसको दो भाग में बांटे थे, एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। लेकिन और भी डिटेल में जान लीजिए, हर्ष स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है। हर्ष स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है। जैसे बच्चों लिखा हुआ है, मान लो इत्यादि, तो इसको इत्यादि नहीं पढ़ते हैं, इत्यादि पढ़ते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यहां पे ये द हर्षई दी है, इस पे हम दी जोड़ नहीं देंगे। लेकिन परीक्षा में हम क्या बोलते हैं? परीक्षा, परीक्षा, री, परीक्षा। री पे जोरदार पड़ रहा है ना, ज्यादा समय लग रहा है। यानी कि सबसे कम समय किसको बोलने में लगता है? हर्ष स्वर को। सबसे कम समय हर्ष स्वर को बोलने में लगता है, और इससे दोगुना समय ये लेता है दीर्घ स्वर। इससे दोगुना समय लेता है दीर्घ स्वर, और सबसे ज्यादा समय लेता है प्लुत स्वर, जिसमें आपने मंत्रोच्चारण के लिए आपने देखा होगा, इसका हम लोग जो उच्चारण करते हैं, ओम, ओम, ओ के बाद अ वाला जो खींच रहे हैं ना हम लोग, वो प्लुत स्वर कहलाता है। मंत्र वगैरह में, वेद मंत्र पाठ में इसका यूज किया जाता है। प्लुत स्वर होता है बच्चों, जो कि स्वर में सबसे ज्यादा समय लेता है। ये स्वर में सबसे ज्यादा समय लेता है। तो हर्ष स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में उससे दोगुना समय लगता है, और प्लुत स्वर में सबसे ज्यादा समय लेता है। अब देखो, अगर जाति के आधार पे बांटते हो, तो जाति के आधार पे आता है एक सजातीय वर्ण और एक होता है विजातीय वर्ण। सजातीय का मतलब क्या हो गया? जिसमें आप कहते हो एक ही जाति का हो, अ, आ, ई, मतलब देखो सेम, ये भी ई है तो ये भी ई ही है, ये भी अ तो ये भी अ का दीर्घ रूप है आ, ये भी अ का दीर्घ रूप है। तो समान जाति वाला हो उसको हम लोग सजातीय कहेंगे। उ तो वो सजातीय कहलाएगा। लेकिन अ के साथ ई मिला दो, अ ई कौन सा वर्ण में जाएगा? सजातीय में जाएगा कि विजातीय में? तो क्या कहोगे? ये विजातीय में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अ के साथ दीर्घ ई आ गया। अ के साथ क्या आ गया है बच्चों? दीर्घ ई आ गया है। हर दीर्घ ई आ गया है, मतलब समान वाला नहीं है, अ का अपना रूप नहीं है, दूसरा रूप मिल गया है। क्लियर है? शिवानी, उस पे भी स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, हर्ष स्वर में हम लोगों ने पढ़ा अ होता है, हर्षई होता है, हर्षऊ होता है, और दीर्घ सॉरी ये री होता है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी हो गई? 4। बाकी ये बड़ा वाला आ, बड़ी वाली उ, ए ओ औ, ये अपने पास हो जाते हैं 7। 7 और 4 मिला के टोटल 11 हो जाता है। हर्ष स्वर की संख्या 4 कोई पूछे तो बताना, और दीर्घ स्वर की संख्या कोई पूछे तो 7 बताना। उसके बाद जब आप ये पढ़ लेते हो तो तुरंत से आ जाता है 12 खड़ी। अब ये आप पढ़ते हो अ आ हर्षई दीर्घई उ, री हटा दिया जाता है, ए ओ औ अंग आह, ये दोनों अब अयोगवाह हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इसकी जो मात्रा होती है, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, ए ओ औ अंग आह, ये मात्रा हो गया। अब इस मात्रा को हम किसी व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं। जैसे भैया क लगा दिया तो क के साथ अ मिल गया, क, आ मिल गया तो का, हर्षई मिल गया तो क हर्षई की, क दीर्घई की, क हर्षऊ को, क दीर्घऊ को, ये के, कै, को, कौ, कंग, कह, ख खा खी खी खू खू खे खै खो खो खं ख, इस तरीके से पढ़ते हो। च चा ची ची चू चू चे चे चो चौ चन चह,
चकार की मात्रा हो गई तो अगर ये क वाला हो गया, क की 12 खड़ी, ये कहलाएगा, जिसको हम लोग बचपन में क्या कहते थे, ककहरा, खखहरा, घखहरा, चचहरा, इस तरीका से पढ़ते थे हम लोग, पढ़ते थे ना बच्चों। इसी तरीके से यानी क ख ये सबके ऊपर ये 12 खड़ी जो है, इसी को क्या कहा जाता है, मिला दिया जाता है। ठीक है, 12 खड़ी यही है, 12 खड़ी यही है। और बचपन में यही हम लोग पढ़ते थे, बचपन में यही पढ़ते थे, प पा पी पी पू पू पे पै पो पौ पम प, इस तरीके से हम लोग पढ़ते थे 12 खड़ी। चलो यहां ज्यादा टाइम नहीं लगाने का। अब हमारे पास आ जाता है बच्चों व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की सबसे बड़ी खास बात यही है कि ये अपने आधार पर नहीं चलता, ये किसी और पर निर्भर है, इसको बोलने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है। एक गाना आया था, आप अगर कभी मेरा सेशन देखे होंगे ऐसा वीडियोस तो जरूर आपको याद होगा। अलग बात है कि वो 1 मिलियन का चैनल नहीं रहा तो वो वीडियो नहीं दिखता होगा, बट एक गाना था, क्या, हम वैसे ही बोल देते हैं, व्यंजन वर्ण कहता है स्वर वर्ण से क्या, कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मतलब व्यंजन वर्ण कहता है स्वर वर्ण से कि हम तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते हैं, तुम्हारे बिना क्या वजूद है मेरा। मतलब अगर स्वर्ण ना रहे, स्वर वर्ण ना रहे तो व्यंजन का कोई मतलब नहीं है, स्वर वर्ण ना रहे तो व्यंजन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यंजन वर्ण कहता है क। अब क को बोलते हो तो क्या मिलता है, अ, तो बिना अ का क कहां से आएगा, बिना आ का का कहां से बनेगा, बिना ई के की कहां से बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य की सहायता से हो, और अन्य का मतलब कौन है यहां पे, स्वर की सहायता से हो, तब जाके हम उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि उच्चारण इसका जब भी होगा तो उसमें स्वर वर्ण कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, बिना स्वर वर्ण का वहां पे इनका उच्चारण होना पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बच्चों, यस, बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ो। अब देखो बच्चों, मूल व्यंजन वर्ण जो होते हैं, टोटल व्यंजन वर्ण की बात कितनी होती है, 33 होता है, 33, जिसमें ये हलंत है, इसको हल कहते हैं या हलंत कहते हैं, ये आधा उच्चारण को बताता है, ये प्योर है, ये क में आधा क है। अब इसको पूरा करने का काम कौन करेगा, वही इसका साथी स्वर होता है। अब ये आधा क है, लेकिन जैसे ही इसमें अ जुड़ जाएगा तो ये क बन जाएगा, ये जैसे ही अ आएगा इसको क बना देगा, आ आएगा तो का बना देगा, छोटी वाली ई तो कहर से की बना देगा। आपने 12 खड़ी अभी तुरंत पढ़ा। तो कुल व्यंजन वर्ण जो टोटल होते हैं वो कितने होते हैं, 33 होते हैं, जिसमें ये आपका कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, और ये यर लव मूर्धानी सा, तंती सा, तलाबी सा, ह, ये चारों के चारों सब इसी में आ गया, ये सब आ जाएगा बच्चों। तीनों स और ह ये एक अलग ग्रुप बना लिया, यर लव जो है एक अलग ग्रुप बना लिया, और ये क से लेके म तक में टोटल एक अलग ग्रुप बनता है, जो कि आप देखेंगे यहां। व्यंजन वर्ण को हम बांटते हैं तो हमारे पास स्पर्श व्यंजन वर्ण आता है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण आता है, और उष्म व्यंजन वर्ण आता है। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण आएगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण आएगा, और उष्म व्यंजन वर्ण आएगा, जिसमें ये जो हमारा होता है बच्चों क से लेके म तक, क से लेके म तक, जिसकी संख्या कितनी हो जाती है, 25। इसमें हमारा हो जाता है य र ल व, ये इसकी संख्या कितनी हो गई, 4। और ये उष्म है, इसका उच्चारण में उष्मा, हवा, घर्षण, उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। अब इसमें हमारा तीनों स आ जाएगा, कौन कौन, तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो 25 और 4 29 और 4 33, तो टोटल कितना हो गया, 33। 33 को हम लोगों ने बांट दिया। तो सवाल बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ देता है स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, जरा चैट सेक्शन में सभी लोग बताइए।
जरा सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइए फटाफट से, स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है बच्चों, फटाफट से बताइए। सभी लोग बताइएगा। बहुत सुंदर बच्चों, 25, क्या बात है, बहुत सही, वेरी गुड। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। चलो, और अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी? 4, बहुत सुंदर। और उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या 4, ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, आप सुने स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही जब चर्चा हुई थी कि बच्चों ये देखो, छ त्र ज्ञ और स्र, इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। छ त्र ज्ञ और स्र संयुक्त क्यों कहते हैं, आइए देख लीजिए। संयुक्त क्योंकि ये जो छ है ना, जो परीक्षा में जो छ आता है, परीक्षा वाला छ, ये आधा क और श के मिलने से बनता है। आधा क और श के मिलने से बनता है, मूर्धन्य श के मिलने से बनता है। इसमें क इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए इसको हम लोग कवर्गी छ कहते हैं। अब छ हमारे पास जो होता है ना, 2 हो जाता है। कितना? 2। ये वाला छ और एक च वाला छ, छ, तो वो छ ये होता है, और ये चवर्गी कहलाता है, चवर्गी छ। इसको हम लोग कवर्गी छ कह लेते हैं, क्योंकि इसमें क इन्वॉल्व है। त्र कैसे बनता है? आधा त और र मिलकर के त्र बन गया। आधा त और ये र मिलकर के क्या बन गया? त्र बन गया। आधा ज और यह मिलकर के ज्ञ बन गया। आधा श और र मिलकर के स्र बन गया, श्रृंगार वाला स्र। तो ये संयुक्त का मतलब कंबाइंड, किसी के साथ जुड़ के बना है, अकेले नहीं बना है, ये जुड़ के बना है बच्चों, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या 4, छ त्र ज्ञ और स्र हिंदी के अंदर, ठीक है, ये भी क्लियर है। आगे देखो, हम लोग इसी को बांटते हैं। व्यंजन वर्ण को बांटने का अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग आधार होता है। अब जब आप श्वास वायु के आधार पर बांटते हो कि उच्चारण में कितना हवा लेना पड़ता है, कितना सांस लेना पड़ता है, ज्यादा सांस लेना पड़ता है या कम, वायु की मात्रा के आधार पर, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण होता है एक वर्ग के अंदर। क ख ग घ अंग, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा तो हमारा अल्प प्राण हो गया, तो बचा कौन? दूसरा और चौथा, तो वो होता है महाप्राण। किसी भी वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या कहलाएगा? महाप्राण। क्या कहलाएगा बच्चों? महाप्राण। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जरा बताइए आप सभी लोग, ख क्या है, अल्प प्राण है कि महाप्राण? अगर आपका जवाब अल्प प्राण है तो चैट सेक्शन में ए लिखिएगा, अगर आपका जवाब महाप्राण है तो चैट सेक्शन में एम लिखिएगा। अगर आपका जवाब अल्प प्राण है तो चैट सेक्शन में ए लिखिएगा, अगर आपका जवाब महाप्राण है तो चैट सेक्शन में एम लिखिएगा। जल्दी से बता दीजिए फटाफट से सभी लोग, जल्दी से बता दो बच्चों, क्या होगा इसमें? ख कौन सा प्राण है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बच्चों फटाफट। बढ़िया, जवाब आ गया एम, यानी कि महाप्राण। क्यों? क्योंकि ये क ख 2 नंबर वाला है, द्वितीय है। क्या है बच्चों? द्वितीय है। और ये चतुर्थ अगर पूछ दिया जाए घ, अब देखो जब आप बोलोगे ना तो जोर पड़ेगा बोलने पे। च छ छ छ, देखो श्वास वायु की मात्रा, च छ, क ख ख, जोर पड़ रहा है ना। तो दूसरा और चौथा घ घ आ रहा है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई झ बताइए कौन सा वर्ण होगा, झ, चलिए बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए झ क्या है?
भाई डेली क्लास करने अब आना है आपको साइंस संग्रह के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और अब डेली अपना कमर कस के तैयार हो जाइए पेन पेपर के साथ, क्योंकि अब 2025 के लिए जंग स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर, ये भी महाप्राण होगा क्योंकि च छ ज झ चतुर्थ हो रहा है ना, दूसरा और चौथा। और उष्म व्यंजन वर्ण का मतलब क्या हो गया बच्चों? तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ठीक है, और मैं अब इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि ये पीडीएफ आपको शेयर करेंगे ना हम, साइंस संग्रह के ऐप पे पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक है, अब आ जाइए देख लीजिए अल्प प्राण कौन कौन होता है। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये हो गया बच्चों अंतः अस्त। इतना सुंदर पीडीएफ आपके लिए बनाया हो, मस्त लगेगा। ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको मैं शेयर करूंगा। अब ये देखो जो पीला वाला है ना बच्चों, यही अपना है अल्प प्राण। क्या है? यही वाला है अपना अल्प प्राण, और ये भी अल्प प्राण है। ये अल्प प्राण हमारा नहीं है। दूसरा और चौथा अल्प प्राण नहीं है, तो दूसरा और चौथा क्या है? दूसरा और चौथा जो है बच्चों हमारा महाप्राण है। और इसके साथ साथ ये उष्म व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण भी हमारा क्या है? महाप्राण है। इस प्रकार से आप इसका नंबर भी देख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसका नंबर भी आसानी से देख सकते हो और चीजों को हमेशा याद रख सकते हो। अब देखो स्वर तंत्रियों में जो कंपन उत्पन्न होता है, कंपन के आधार पर अगर देखोगे तो फिर हम व्यंजन को दो भाग में बांटते हैं, घोष वर्ण और एक अघोष वर्ण। जिसमें हकार की मात्रा ज्यादा निकले, हकार जो इसमें भी पड़ेगा, हकार ज्यादा निकलेगा उसको घोष वर्ण कहेंगे, और नहीं निकलेगा, कम निकलेगा तो अघोष वर्ण कहेंगे। जितने भी स्वर वर्ण होते हैं सबके सब घोष वर्ण होते हैं। जितने भी किसी भी वर्ग की बात कर ले, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण कहलाता है। अंतः अस्त का मतलब य, र, ल और व, और साथ में ह भी रहेगा, इसको भी घोष वर्ण कहना है। यही याद रखना है बच्चों। अब ये वाला कैसे याद रखना है? देखो 1 2 3 4 5, पांचों वर्ण सामने है, पांचों वर्ण सामने है, और घोष मतलब घूसा, घूसा माने मुक्का। तो एक घूसा मारोगे, किसी को मारोगे ना, मान लो किसी को मार रहे हो और उसके नीचे नीचे आपका जो भी है, मान लीजिए ऐसे हाथ गया, तो इतना में 1 और 2 पास हो गया। ये मुक्का किसको लग रहा है? ये मुक्का लगेगा दूगो के पार करने के बाद तीसरा चौथा पांचवा को। ऐसे ही याद रख लीजिएगा, तृतीय चतुर्थ पंचम, 345, 345 घोष वर्ण हो गया। जितने भी स्वर वर्ण हुए सबके सब घोष हो गए, और जो पहला और दूसरा बचा था उसको घूसा नहीं लगा था, वो अघोष कहलाएगा। और ये तलाबी स, मूर्धन्य स और दंती स अघोष कहलाएगा। देख लीजिए घोष वर्ण में क्या था बच्चों? 345, तीसरा चौथा पांचवा, और इसमें यर लव और हा, यर लव और हा, ये हमारा हो गया क्या? घोष वर्ण। और ये हमारा घोष वर्ण नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों? ये हमारा हो जाएगा अघोष वर्ण। अघोष वर्ण पहला और दूसरा, और साथ में ये तीनों श, ये हमारा घोष होगा, अघोष नहीं होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? एक बार सभी बच्चे बता देंगे। थोड़ा आदत डाल लो रात को 9:30 बजे से अनुसर के साथ हिंदी पढ़ने के लिए। अब तो आदत डाल लीजिए आप लोग, इतनी जल्दी सोने का आदत नहीं। जंग के मैदान में उतरे हो और सपने देखे हो कि हाँ जीतना है, अच्छा नंबर लेके आना है, तो रात को कम से कम 10 10:30 तक तो जगना सीखो, 10:30 से 11 तक, उसके बाद सोने जाओ। चलो, लिपि किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट, भाषा ध्वनि को लिखकर प्रकट करने के लिए। जब जब भी हम लोग बोलते हैं, जो भी हमारी भाषा है, ध्वनि है, उच्चारण है, इसको हम लिखित दिखाने की कोशिश करेंगे। स्क्रिप्ट की तो जरूरत इसीलिए पड़ी थी ना, स्क्रिप्ट की तो जरूरत इसीलिए पड़ी थी। मौखिक भाषा, देखो भाषा को हम लोग, भाषा क्या है? भाषा विचारों को आदान प्रदान कराने में मदद करता है, हमें अपनी बातों को रखने में मदद करता है। ये एक समझने का माध्यम हो सकता है। भाषा सिर्फ एक माध्यम हो सकता है, भाषा एक माध्यम हो सकता है, इसका अलग अलग रूप हो सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं मौखिक रूप से, अगर हम इसको रखते हैं, तो मौखिक का समय समय पे क्या होता है ना कि कोई चीज जो कहा गया है लंबे समय के बाद उसकी जरूरत हो तो सामने वाला पलट भी सकता है किसी भी बात को लेकर के, या उसको नहीं इतना दिन तक याद रहता है, इसलिए एज ए प्रमाण या चीजों को लिखने की जरूरत पड़ गई कि अगर ये स्क्रिप्टेड रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, लिखित रूप में रहेगा, तो ये याद भी रहेगा और काम भी करेगा। तो अब सबका एक अलग अलग स्क्रिप्ट भी हो जाता है। तो स्क्रिप्ट पहले कहते किसे, ये समझो, भाषा ध्वनि को लिख कर प्रकट करने के लिए। अब जैसे आप राम लिखते हो हिंदी में, तो र ऐसे ही लिखते हो, ये प्रकट करने के लिए एक संकेत हो गया, ये र का संकेत है। अंग्रेजी में आर ऐसे लिखते हो, है, राम हिंदी में ऐसे लिखते हो, मौ का ये संकेत हो गया। अंग्रेजी में ए एम ऐसे लिखा जाता है, ये संकेत हो गया। इसी को लिपि कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, संकेतों या चिन्हों को लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। और ये अब लिपि जो देख लीजिए आप, हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, मराठी भाषा हो, नेपाली भाषा हो, इन चारों भाषाओं के लिए जिस लिपि का नाम है वो है देवनागरी। आप एग्जाम देने जाते हो, वहां पे स्क्रिप्ट भरना पड़ता है, लिपि। क्या भरते हो आप, क्या भरते हो आप, देवनागरी लिपि भरते हो। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है, याद रख लीजिएगा। और सबसे प्राचीन जो होती है ब्राह्मी लिपि होती है, और वहीं से सब निकलते निकलते आते हैं ये सब। आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है बच्चों, रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन होता है। उर्दू भाषा हो या कश्मीरी भाषा हो, फारसी होता है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है। जो भी बच्चे उर्दू में लिखते पढ़ते हैं उनका स्क्रिप्ट अलग होगा। वो उर्दू में राम और र ऐसे नहीं लिखते हैं, उर्दू में र का उनका स्क्रिप्ट ही अलग होता है, जो भी बच्चे उर्दू पढ़ते लिखते हैं। तो उर्दू भाषा और कश्मीरी भाषा की लिपि क्या होती है, फारसी होती है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है। जब भी आप कोई वाक्य लिखते हो, क्या लिखते हो कि भैया राम घर जाता है, तो आपका लिखने का डायरेक्शन कैसे था, लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट जाते हो, बाएं से दाएं जाते हो। वह घर जा रही है, वह घर जा रही है, बाएं से दाएं लिख रहे हो। तो संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन फारसी लिपि की बात की जाए तो वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। फारसी लिपि बच्चों दाएं से बाएं लिखी जाती है, याद रखिएगा, फारसी लिपि दाएं से बाएं। देखिएगा, अगर जो बच्चे उर्दू पढ़ते लिखते हैं, उर्दू वाले लड़के हमेशा राइट साइड से लिखते हुए ऐसे बाएं की ओर आते हैं। उर्दू जो लिखा जाता है, उर्दू भाषा की जो लिपि है फारसी लिपि, वो हमेशा दाएं से लिख करके ऐसे फिर लिखते हैं वो लोग। तो फारसी हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाती है। चीनी जापानी भाषाएं ऊपर से नीचे लिखी जाती है। चीनी जापानी भाषाएं जो होती है बच्चों, वो ऊपर से नीचे लिखी जाती है। अब आपके सामने एक सवाल आ गया कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जरा बताइएगा सभी लोग फटाफट से। शिवानी, होगा क्लास, हो ही रहा है ना, परेशान तो मत होइए, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए, जवाब क्या आ रहा है सबका, डी। डी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चों, डी होगा जवाब। फारसी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है ऐसे, ये राइट और ये लेफ्ट। तो दाईं से बाईं ओर कौन लिपि लिखा जाता है, फारसी लिपि। अब देख लीजिए देवनागरी लिपि क्या है बच्चों, देवनागरी लिपि अक्षर वाला पढ़ते हो ना, अक्षरात्मक कहते हैं उसको, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं,
बहुत सुंदर। तो चलो बच्चों, आज हम लोगों ने वर्ण पढ़ लिया, वर्ण विचार हमारा समाप्त होता है। और मैं कहूंगा कि आप सभी लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, और डेली क्लासेस होगी, डेली मस्ती से क्लास करते रहिए। कल हमारा केमिस्ट्री का फिर दूसरा क्लासेज है, जिसको देखने के लिए मैं आपको बता दूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, और देखने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो पूरे केमिस्ट्री में जरूर यूज होता है, और बच्चों को काफी दर्द देता है, वो जिनको 11th मिस हो चुका है या उस टॉपिक में अगर कंफ्यूजन होता है तो कल की क्लासेस बहुत धमाकेदार होगी। मुलाकात होगी आप सभी के साथ, डेली क्लासेस करते रहिए। ऑल द बेस्ट। और किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो हमारा नंबर नोट करके रखिए, 9155181020 पर कॉल कर लीजिए। साइंस संग्रह ऐप है, इस ऐप को इंस्टॉल करके रख लीजिए अपने फोन में। इस पर टेस्ट, क्विज, हमारा बैच, सब कुछ, एडमिशन स्टार्ट है प्रहार बैच में। अगर आप चाहें तो प्रहार बैच 2025 फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, एडमिशन स्टार्ट है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और वीडियो शेयर जरूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट जरूर करिए, और मिलते हैं फिर अगली क्लासेस में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, गुड नाइट बच्चों। शेयर करते रहिएगा चैनल को भी, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको बताइएगा। फिर से हमें इस मेहनत के भरोसे और इस मेहनत के रास्ते से चल करके आगे की ओर बढ़ना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों। कल रात 8 बजे केमिस्ट्री के सेशन में मैं इंतजार करूंगा आप सभी लोगों का। कल रात 8 बजे मैं इंतजार करूंगा आप सभी लोगों का केमिस्ट्री के सेशन में। बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।